हाय, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है, एक बिल्कुल सॉलिड वाला प्लान। लेकिन ये तगड़ा सॉलिड प्लान सुनने से पहले ये सुन लो कि ये सुनना किसको है। दो कैटेगरी के लोग इससे बिलोंग करते हैं जिनको ये प्लान काम आएगा। नंबर वन, जो लगभग सिलेबस खत्म करने वाले हैं लेकिन यू डू नॉट नो हाउ टू रैप अप द सिलेबस। आपको रिवीजन नहीं पता, क्योंकि रिवीजन करना मतलब ए से शुरू करना, लेकिन आप ए से जेड तक अभी पहुंचे भी नहीं हो और बहुत लंगड़े लूले ऑलरेडी हो चुके हो। यू आर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे आता है जितना मैंने पढ़ा है, राइट। इसी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको नहीं पता ना कि क्वेश्चन सही कैसे किया जाता है। मतलब यू नो द कंसेप्ट्स वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग यू आर जस्ट making silly mistakes and finally not coming to the right answer। और as you know, CDS को एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, UPSC को एक्चुअली कोई मतलब नहीं है कि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज कितनी अच्छी है। They just want to have the correct answers, clear the cutoff, add the marks in the merit list and that's it। उसको बस इतना ही चाहिए और उनको आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, YouTube देखे जा रहे हैं। पता नहीं ये कितनी भी वीडियो होगी कि यू आर जस्ट सर्चिंग आउट द शॉर्टकट्स की कोई शॉर्टकट पता चल जाए एंड वी क्लियर द एग्जाम। इस कैटेगरी को तो हैट्स ऑफ है यार। मतलब क्यों ही तैयारी कर रहे हो आप। डी फॉर डिसिप्लिन होता है, डी फॉर ड्रामा तो होता नहीं है। क्यों ही ड्रामा मचा रखा है, बट कोई नहीं, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना है। लेट अस जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि ऑफिसर कुछ भी कर सकता है। जैसे ये पोस्ट कहता है कि an officer is able to heal a wound, an officer is able to plan an expedition, an officer is able to order from a French menu। तो इसी तरीके से एक कोट बना लेते हैं and officer is able to clear any damn exam in the shortest time available। Let us take it as a challenge। और चैलेंज अगर लिया है, CDS को इतने छोटे टाइम में पूरा करना है, इज एक्चुअली वेरी बिग चैलेंज, बट हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो एक साथ मैं आपको बता देती हूँ। जज मत करना, पूरी वीडियो देखना ना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इस चीज को अगर हम एज अ चैलेंज ले रहे हैं, पॉजिटिव एंगल इसको दे रहे हैं हम, तो एक इतने बड़े चैलेंज के साथ आए कि हेल लॉट ऑफ सीरियसनेस चाहिए होगी, वरना डी फॉर ड्रामा नहीं चाहिए, डी फॉर डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, एज एन चैलेंज ले रहे हैं तो सैक्रिफाइसेस तो जरूर होंगे। ठीक है, अब सैक्रिफाइस वर्ड से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच लेना। सैक्रिफाइसेस का मतलब नींद को सैक्रिफाइस करना नहीं है, सिलेबस को सैक्रिफाइस करना नहीं है, खाने को सैक्रिफाइस करना नहीं है, एंड जितनी भी फनी चीजें हैं आपकी विच इज मेकिंग योर मूड अप, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना। आपको सैक्रिफाइस एक्चुअली क्या करना है, द टाइम यू आर वेस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया, द टाइम यू आर जस्ट जजिंग द टीचर्स, यू आर जजिंग द बुक्स कि ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये करूं या ना करूं। इसमें एक्चुअली जितना टाइम वेस्ट हो रहा है उतनी देर में आप पूरी बुक पढ़ लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल दोज थिंग्स, राइट। एक करेक्ट बिलीफ की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, उसका आंसर एक्चुअली साइकोलॉजिकल थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप से, लेकिन इस क्वेश्चन को सुन के आप वीडियो पॉज कर देना और तुरंत से अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते। इसका रेफरेंस बीच में कहीं वीडियो में जरूर आएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। ठीक है, द सिचुएशन, आप इसको SRT की तरह भी ले सकते हो। द सिचुएशन एग्जैक्टली इज यू लव समवन सो मच। ठीक है, इट कैन बी बॉय और गर्ल आपके हिसाब से, आई एम नॉट जजिंग दैट पार्ट, बट यू एक्चुअली लव समवन सो मच, बट देयर पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद यू, और आपको भी कुछ ज्यादा जमता नहीं है उनसे। ठीक है, मतलब दोनों अरस परस है, नाराजगी और नापसंदगी अरस परस है, बट यू एक्चुअली लव योर पार्टनर सो मच। What will you do in this case? वीडियो को पॉज करके अभी के अभी अपना रिस्पॉन्स लिखना, तभी आप अपना रिस्पॉन्स आगे वीडियो से मैच कर पाओगे। ठीक है, वापस आते हैं। एक्चुअली इस CDS पे है ना, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट CDS के लिए बहुत लोगों के लिए हम प्लान कर लेंगे, बट ये CDS उन्हीं के लिए है जो मेरे जैसे हैं।
मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि मैं अपने जैसे लोगों की ही हेल्प कर पाऊंगी यहाँ पे। मेरे जैसे लोग, मतलब एक आध कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दूँ कि नंबर 1, हु इज डेडली डिटरमाइंड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। मतलब चाहे कॉलेज में हो, लास्ट बेंच में बैठ के यू जस्ट मेक द स्केचेस फॉर डिफेंस। दिमाग में 24 घंटे आपके चलता है कि यार हाउ कैन आई बिकम द ऑफिसर। आपकी सारी को करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज है रिलेटेड टू डिफेंस, है ना। पढ़ना ना पढ़ना उससे रिलेटेड नहीं है, बट आपके दिमाग में एक डेडली डिटर्मिनेशन जरूर है। बट आपके साथ दिक्कत पता है क्या है कि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। सेल्फ डाउट इन सेंस आप कंपेयर करने लग जाते हो कि ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ ये ठीक भी पढ़ रहा हूँ या नहीं। वाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक आपने पहले रिसर्च भी बहुत किया है, रिसर्च के बाद यू आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर बुक सूटेबल फॉर यू, बट देन यू आर जजिंग इट अगेन कि दूसरे लोग तो इस बुक को पढ़ नहीं रहे हैं, देन मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। एंड देन यू आर जजिंग योर सेल्फ कि यार वो क्लास की टॉपर का लास्ट टाइम सीरियस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो टॉपर टाइप्स भी नहीं हूँ, मुझसे तो ये एग्जाम भी बहुत मुश्किल से क्लियर हो रहे हैं, या आई एम जस्ट एन एवरेज गाय, तो हाउ कैन आई डू दैट। तो ये सेल्फ डाउट्स आपकी डेडली डिटर्मिनेशन के पैर तोड़ दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू रीच इट। बट यू नो फ्रॉम डेप्थ ऑफ योर हार्ट कि आपको अगर एक सही डायरेक्शन मिला और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर पाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। ये बीच बीच में जो सेल्फ डाउट्स है, इट इज जस्ट किलिंग माई इनर हार्ट। तो आपके साथ भी अगर ये दिक्कत, इफ़ यू आर माई टाइप, अगर आप वाइब मैच कर पा रहे हो तभी आई कैन हेल्प यू आउट, अदरवाइज नेक्स्ट सीरियस में आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। आई एम सॉरी। चलो, हम लिखे हुए पे भरोसा करते हैं, रिटन इज मच मोर रिलायबल, तो पेन कॉपी लेके बैठते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये सच में हो सकता है कि टू प्रिपेयर सीडीएस इन 30 डेज, या तो मिनिमम टाइम पॉसिबल में क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेली टारगेट्स का जो हमारा स्पेशल फोकस है उसको हम लास्ट में लेंगे, उससे पहले बहुत सारी चीज़ समझने जैसी है। तो मैं आपको एक साइकोलॉजी बताती हूँ, एक पीछे की स्टोरी पहले आपको बताती हूँ कि लोगों को सीडीएस की प्रेपरेशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगता क्यों है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट, बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। आप पहले महीने में इसको स्टार्ट करते हो तो आपने बहुत सारी जगह सुना होता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी इज बेस लाइन, आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी, दिस इज मंथ नंबर 1, ठीक है, मंथ नंबर 1 आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठते हो और आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सब तो आता है मुझे, मतलब एक ग्रेजुएट बच्चे को 6th 7th 8th क्लास की बुक नहीं आएगी क्या? ऑब्वियसली आता है। और एनसीईआरटी की खास बात भी ये है कि उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो पागल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा था, क्या आ रहा है। मतलब यूपीएससी की बहुत टफ लैंग्वेज होती है और एनसीईआरटी की बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो आप एक महीने में आप उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ गेन नहीं करते हो, यही सोच के कि क्या इसको पढ़ना वर्दी एनफ है या नहीं, ये तो आता है, पढ़ूं या ना पढ़ूं। आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, आपने कोई लेसन्स डिराइव नहीं करे, यू आर जस्ट इन कन्फ्यूजन कि इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। क्योंकि आपने फौज की तैयारी पता है क्यों शुरू की थी? क्योंकि आपने कोई रीसेंट मूवी या गाना देखा था और अब आपसे पेशेंस झेला नहीं जा रहा। नाउ यू वांट टू बी दैट हीरो of that song, of that movie in your real life also। इसलिए आपको इतना जो एनसीईआरटी का लंबा सफ़र है वो आप तय नहीं करना चाहते हो। फिर आप आते हो तुरंत से एडवांस लेवल पे, आप सोचते हो कि लक्ष्मीकांत से शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत का बहुत नाम सुना है, इवन अब इतना ज़्यादा नाम सुन लिया है कि पॉलिटी का सिनोनिम जैसा लगता है लक्ष्मीकांत। तो हम लक्ष्मीकांत खोल के बैठते हैं और तब हमारा रियलिटी चेक होता है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम अचानक से जज्बात पलट जाते हैं, उम्मीद पलट जाती है, रिश्ते नाते सब बदल जाते हैं, है ना। लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसके बाद
आप कंफ्यूजन में आते हो कि इकोनॉमिक्स को पढ़ूं या छोड़ दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता इकोनॉमिक्स, राइट। और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग सा भी है, राइट। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से भी इतने बड़े देश की इकोनॉमी संभाली नहीं जाती। रेफरिंग टू करंट अफेयर्स, यूके वाला। Finance Minister sacked, mini budget almost scrapped. The Prime Minister has to apologize publicly to the British public, and none other than the President of United States, Joe Biden, criticizes openly the policies of UK PM. लिस्ट डुबा दी थी, और उसी के बाद हमारे ऋषि सुनाक साहब आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, राइट। And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, and that work begins immediately. ठीक है, तो उनको भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, तो हम तो फिर भी बहुत छोटे लोग हैं, तो इस कंफ्यूजन में आप रहते हो। फिर आप आते हो हिस्ट्री पे, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या किया जाए, ना इसमें डेट्स याद रहती है, ना ईयर्स याद रहते हैं, ना स्टोरीज याद रहती है, किसने क्या किया, क्यों किया, हम क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में दखल दें, राइट। तो आप इसमें कन्फ्यूजन में रहते हो कि बिपिन चंद्र पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी पढ़े, तमिलनाडु की पढ़े, वगैरह वगैरह। हिस्ट्री को फिर भी आप सोचते हो कि इसको मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप स्केप्टिकल हो जाते हो कि ये छोड़ना अच्छी बात है या नहीं। फिर आपके दिमाग में कीड़ा आता है कि यार न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना चाहिए, है ना। मतलब एक न्यूज़पेपर की लाइफ होती है एक दिन की ही, अगर एक दिन चला गया तो वो न्यूज़पेपर का लॉस हो गया। तो अब मैं न्यूज़पेपर पे फोकस करता हूँ, ठीक है। आप न्यूज़पेपर के ये सारी बुक एक साइड छोड़ देते हो और फिर न्यूज़पेपर पे आप आते हो, ठीक है। फिर आप एट द एंड ऑफ 6 to 8 months आप इस कंफ्यूजन में आते हो कि यार मुझसे ये एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, है ना। आपने इतने सारे महीने वेस्ट कर दिए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट एंड कन्फ्यूजन, इसलिए आप इस कंक्लूजन पे आ जाते हो कि यार मुझसे होगा या नहीं। मुझे भी आया था, आई एम नो डिफरेंट दैन यू, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये मुश्किल है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये तो ऐसी बात हो गई, अगर देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि आप नॉर्मल जिंदगी में 3 टाइम इतना ज़्यादा खाना खाते हो, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट कितना मिलता है, माइक्रोग्राम्स में मिलता है, ठीक है। इतना बड़ा केला आपने खाया, क्या टोटल इस केले के वजन जितना न्यूट्रिशन आप में जाता है? नहीं, वो डाइजेस्ट होके बस माइक्रोग्राम्स में न्यूट्रिशन रहता है। आप इतना सारा खाना दिन में 3 टाइम तो नॉर्मली खाते हो, फिर जंक बीच में अलग। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप 10 kg खाना खाते हो, तो उसमें से मुश्किल से 0.1 kg जितना न्यूट्रिशन आप में रिटेन होता होगा, राइट, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत बीमार पड़ जाते हो, बहुत कम टाइम होता है आपके पास, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स पे रखते हैं, है ना, विटामिन्स के, प्रोटीन्स के, जो भी मिनरल्स की कमी है वो सप्लीमेंट डायरेक्टली आपको दे देते हैं, ताकि ये जो टफ टाइम है वो गो थ्रू हो जाए। कभी कभी तो ये भी आउच भी झेलना पड़ जाता है आपको, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ इज दिस डोज ओनली। अभी इस डोज की ज़रूरत है, ताकि जो बहुत शॉर्ट टाइम में आपका CDS 1 2023 एग्ज़ाम आ रहा है ना, इस डोज से, सप्लीमेंट्री डोज से कम आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। फिर नेक्स्ट सीरियस एफकैट SSB के लिए आप अच्छे से वापस खाना शुरू कर सकते हो। बट अभी आपको ये सप्लीमेंट्री डोज मुझे देना पड़ेगा, आपका खाना रोक के, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री डोज आपको मिल जाएगा, आपकी आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पेपर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। आपके इसमें देखो 3 पेपर होते हैं, तीनों 100 मार्क के पेपर होंगे, टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, ओके। इंग्लिश और जीके की बात करें, आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। तीनों पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2-2 घंटे होंगे। मैथ्स में आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो किस तरीके से हो जाता है। इंग्लिश और जीके की अगर हम बात करें, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 0.83 के अराउंड मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप नेगेटिव करते हो, वो आंसर अगर आपका गलत हो जाता है, तो आपके -0.27 हो जाते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, मतलब 0 मार्क्स हो जाते हैं,
ठीक है, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि भाई तुक्के मत लगाना, रिस्क मत लेना, यहाँ पे हद से ज़्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, मैथ्स में क्या है, 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस है, एक पॉजिटिव आंसर का +1 होगा, एक नेगेटिव आंसर का 0.33 आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका रेशियो रहता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपके मतलब आपको जब एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्विवेलेंट नहीं होते। आप इंग्लिश की बात करो, एक एवरेज कैंडिडेट, मैं एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, एवरेज कैंडिडेट इंग्लिश में लगभग 70 मार्क्स, सबसे ज़्यादा स्कोर वो इंग्लिश में करता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बन पाते, ये मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जो जस्ट कट ऑफ से पास होता है। ठीक है, ओके, जनरल नॉलेज में 30 मार्क्स इज स्टिल वेरी वेरी डिफिकल्ट, और मैथ्स वाला बच्चा लगभग 45 से 50 मार्क्स तक स्कोर करता है। ठीक है, ओके, ये मिला के अगर आप कर लो आपका IMA, और अगर INA आपने एक टारगेट कर रखा है तो आपका आराम से निकल सकता है। फॉर AFA यू हैव टू स्कोर मोर। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े मार्क्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि आप AFA तक पहुंच पाओ। लेकिन OTA वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी और डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके पास मैथ्स का पेपर नहीं है, आपके पास जस्ट ये दोनों पेपर हैं। तो आपको तो फॉर श्योर इतने मार्क्स 80 और 40 GK में आपको मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट आप कट ऑफ नहीं, आप अपना मेरिट भी क्लियर कर पाओ। ठीक है, फाइनल जो मेरिट बनेगा। अब इंग्लिश और इसकी बात हमें करनी है, और एक बात दिमाग में शॉर्ट बिठा लो कि यार तुझसे होगा, तुझे पता नहीं है लेकिन तुझसे ज़रूर होगा, इस बार तो पक्का हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ, आप में डेडली डिटर्मिनेशन है, आपको बस डायरेक्शन चाहिए। सेल्फ डाउट को थोड़ा सा कम करो, मैंने भी किया, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम, और आप भी एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार ये आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, एंड जस्ट वेट फॉर द डेली टारगेट्स। ठीक है, डेली टारगेट्स मैंने टॉपिक वाइज आपको दे रखा है एट द एंड, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें समझनी है, वो समझ लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम सेक्शन में पूरे दे दिए हैं, डोंट वरी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इवन सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिए हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। अच्छा, क्यों देखने हैं मुझे ये बताओ? ये इसलिए देखने हैं क्योंकि जब भी आप SSB में भी जाते हो, या आपने सुना है SSB के बारे में, इंटरव्यू में आप क्या पहनते हो, फॉर्मल ड्रेसिंग करते हो, मतलब एक अच्छे से जेंटलमैन टाइप बन के जाते हो, और GTO में क्या करते हो, GTO में आप स्पोर्ट्स रिग पहन के जाते हो। ऐसा क्यों? चलो, आपको फॉर्मल भाषा समझ में नहीं आती। अगर आपको कहीं ऐसे घूमने वूमने भी जाना है, अगर दोस्तों के साथ जाते हो तो थोड़ा कैजुअली ड्रेस्ड होते हो, बट अगर अपने पार्टनर के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ घूमने जाते हो तो यू ड्रेस थोड़ा सा वेल, ऐसे करके। क्यों? आपको इतनी समझ है कि कहाँ क्या पहनना है, कहाँ क्या प्रेजेंट करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, वही आप पहन के जाओगे। स्पोर्ट्स रिग पहन के इंटरव्यू में तभी जाया जाता है जब आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी टाइम होता है, वो आपको बोलते हैं कि नहीं, इंटरव्यू का फॉर्मल ड्रेस पहन के आओ। ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी समझनी है ना मेरे दोस्त। अगर एग्जाम ने पूछा क्या है, अगर वो आपको पता चल जाए, और मोर और लेस ये जो पूछने की स्टाइल होती है ना, वो सेम होती है। धीरे धीरे ट्रेंड बदलता है, लेकिन धीरे धीरे बदलता है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक मान लो हिमालयाज का, वो आपके IAS के पेपर में भी आता है, डिफेंस के पेपर में भी आता है, इवन CDS और AFCAT का लेवल भी बहुत डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू वन सिंगल टॉपिक। तो आप क्यों इतने घबरा, मतलब इतना क्यों आप जनरलाइज स्टडी कर रहे हो कि हिमालयाज पढ़ लिया तो पूरा पढ़ लिया? नो, लुक एट द एग्जाम फर्स्ट, कि AFCAT 1 लाइनर्स पूछता है और CDS आपका बहुत बड़े बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है ना। वही हिमालयाज है जो रेलवेज के पेपर में भी आता है, SSC के पेपर में भी आता है, बट यू हैव टू सी कि CDS किस तरीके से पूछ रहा है, उसका स्टाइल क्या है, और उसका ट्रेंड बदल भी किस तरीके से रहा है। तो आपको ये टेलीग्राम सेक्शन पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी PYQ मिल जाएंगे और ईयर वाइज भी PYQ मिल जाएंगे। पहले शुरुआत उससे करेंगे। चलो ठीक है, आपको इस बार बहुत बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम साथ में करने वाले हैं, बस पूरी बात पहले सुन लो।
ठीक है, PYQs तो हम तो देख लेंगे, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये सारे PYQs हम आराम से गो थ्रू कर लेंगे। अब हम प्रॉपर इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है रीडिंग स्टैमिना। इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, इट इज बिट ऑफ इजी पेपर हो जाता है लोगों से, बट दिक्कत कहाँ आती है, टाइम के साथ दिक्कत आती है, हमारा पेपर छूट जाता है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें इंग्लिश एट अ लेंथ पढ़ने की समझने की आदत नहीं है अभी तक, इसलिए ये स्टैमिना अगर हम डेवलप कर लेते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको पहले से ही दौड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि आप उस दिन उठ के पूरा मैराथन भाग लोगे तो बहुत बुरा एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है, बॉडी के साथ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे वो दौड़ने का स्टैमिना आप बढ़ाओगे ना तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, तभी आपकी मैराथन खत्म होगी। और इसीलिए रोज़ अगर आपके दिमाग को डोज दिया जाएगा ना कि ओके इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश समझना है, तो जो एक पेज आप 5 मिनट में समझते थे ना, अब रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप 4 मिनट में समझ जाओगे कि पूरे पेज में क्या लिखा है, धीरे धीरे आपको 3 मिनट लगेगा। इस तरीके से आप जो टाइम कंस्ट्रेंट था यहाँ पे वो भी बचा लोगे और इंग्लिश की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये लैंग्वेज है, इस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो ये जो रीडिंग स्टैमिना है वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करने वाला है, कॉम्प्रीहेंशन में आपको हेल्प करेगा। कॉम्प्रीहेंशन कितना सिंपल होता है यार, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, और ऐसा तो नहीं है घर से प्रिपेयर करके लाना होता है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये पैसेज पढ़ो और वही पैसेज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सामने क्वेश्चन होता है, सामने ही आंसर होता है, फिर भी आपके क्यों गलत होते हैं, रीडिंग स्टैमिना नहीं होता आप में, फंबल कर जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता और एग्जाम प्रेशर में आप गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो अब वो आपको कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करेगा। कॉम्प्रीहेंशन के 10 सवाल तो आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के अलावा जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं, S1 S2 वाले, उसमें भी एक्चुअली रीडिंग स्टैमिना ही आपको हेल्प करता है कि सेंटेंस फॉर्मिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर रीडिंग स्टैमिना होगा तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन S1 S2 वाले, ठीक है। उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपकी वोकैबुलरी में होनी चाहिए। रोज 5 से 10 वर्ड, वो आप कभी भी वोकैबुलरी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, आप खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बस शॉर्टकट्स इसमें ये लग सकते हैं कि आप पिछले साल के SSC वगैरह से वर्ड्स उठा लो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और फिर वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ग्रामर रूल्स में। लेकिन ग्रामर रूल्स में अगेन आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर चलो नाउन पढ़ा है तो नाउन के क्वेश्चंस पूछ लो तो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, आर्टिकल्स पूछा है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है जब सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं। अब देखो ग्रामर रूल्स में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपसे क्या क्या सॉल्व हो जाएगा, स्पॉटिंग एरर सॉल्व हो जाएगा, है ना, आपसे स्पॉटिंग एरर सॉल्व हो जाएंगे। आपसे अब तो नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना, कि ये टेंस है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव एक्टिव वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में आने लग गए हैं। वोकैबुलरी में भी आपके 10-15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स, एंड देन आपके ईडियम फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये सारे तार है ना इंटरलिंक्ड है। ग्रामर रूल्स आप सिर्फ उस टॉपिक का पढ़ते हो तब आपसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मिसलेनियस सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रामर रूल लगेगा। ये दिक्कत भी कब सॉल्व होगी, जब आप में रीडिंग स्टैमिना होगा। आप जब ग्रामर पढ़ते हो ना, फिर चाहे कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ लो, आपको सामने ही अब मैं एंड ऑफ द स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रामर रूल लगा है, क्योंकि मुझे इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस है इसलिए मुझे ग्रामर रूल्स हर जगह दिखते हैं, ठीक है। लास्ट में जो हम शपथ लेने वाले हैं, जो ओथ लेने वाले हैं, वहां पे भी इंग्लिश रूल लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज योर रीडिंग स्टैमिना एंड कंसिस्टेंसी। और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इस बार आपको बोला है मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं दूंगी, मैं आपको डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन नहीं दूंगी कि आप ये कर लेना वो कर लेना, क्योंकि आप नहीं करते हो, आपसे नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। इसलिए इस बार तो मुझे कोई रिस्क ही नहीं लेना है। देखो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, आई नो दैट।
इसलिए मैं खुद आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? 30 डेज का इंग्लिश प्रैक्टिस शीट। इसमें मैंने डे वाइज बनाया हुआ है। डे 1 में आपको जितने मतलब इंग्लिश में आपको रोज जितना पढ़ना है ना, मतलब ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका रीडिंग स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए मैंने डे वाइज बनाया है। डे 1 कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड्स, ग्रामर रूल, जो एक टेक्स्ट जो बहुत अच्छा मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प टाइप टेक्स्ट होगा वो मैं आपको दूंगी, ताकि आपकी रीडिंग स्टैमिना भी इंप्रूव हो जाए। बस पूरे दिन में जो आपको इंग्लिश पढ़ना है ना वो डे 1 वाला पढ़ लो, फिर नेक्स्ट दिन डे 2, नेक्स्ट दिन डे 3। ये आपको मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे ही, ठीक है? कोई वो नहीं है, पेड वाला नहीं है, राइट? ठीक है, टेलीग्राम पे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी 30 डेज की प्रैक्टिस शीट, क्योंकि मैं इतना सारा आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आई नो स्ट्रैटेजी वीडियोस डू नॉट वर्क, मैं आपको खुद दे रही हूँ ये प्रैक्टिस शीट। टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज नाउ, देखो जनरल नॉलेज में लाले पढ़ने वाले हैं किस तरीके से। सबसे पहले जो इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो देखो 120 क्वेश्चंस में 50% भी आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, 50% भी सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ मैं अभी यहाँ पे तो बता रही हूँ और आप समझने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आपको पेपर में समझ में नहीं आता। पता है, जब इतने सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिखे होते हैं ना, ऐसा कुछ आपका पेपर होता है, आप देखते हो एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम टाइम की बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये थोड़ा थोड़ा आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब इतना सारा नहीं आता देखकर आप में आ जाती है घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको आते थे आप उसमें भी फंबल कर जाते हो, कंसेप्ट ठीक से नहीं लगाते, और सबसे बड़ी गलती आप क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ते हो। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ही आपका ध्यान नहीं जाता। और यूपीएससी की स्टाइल क्या पता है, हालांकि ये तो आपको मैं डेली टारगेट्स बताते हुए, अभी मुझे सरप्राइज रिवील नहीं करना है, जो डेली टारगेट्स अभी मैं बताऊंगी उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। कि पूरा पूरा आपका जो स्टेटमेंट सही होगा, बीच में कहीं एक डिजिट होगा ना, 3 मंथ्स का 2 मंथ्स कर दिया होगा, 90 डेज का 91 डेज कर दिया होगा, इस तरीके के छोटे छोटे झोल ला के दे देगा। या तो चलो डिजिट्स फिर भी इजी होते हैं, ओनली वगैरह लगा देगा, ठीक है, कि सेल्यूलोज किस में होता है किस में नहीं होता, ओनली लगा देगा, और वो ओनली वर्ड के लिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें पता है मेंटल स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेप्टेड भाई 50% से ज़्यादा आपको नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, जनरल नॉलेज को और एक्सपांड करके देखते हैं, कहाँ से कौन से। अभी आई एम गोइंग टू गिव यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, जिससे फॉर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ओके, पहले ये बेसलाइन समझ लो। ऑन एन एवरेज आपके पॉलिटी से 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर का भी दिखा दिया कि नंबर एवरेज ट्रेंड क्या है, ये है एवरेज ट्रेंड आपका। और 2022 के लास्ट पेपर, सेकेंड पेपर में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको शिफ्ट इन ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा, नॉर्मल ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं, ये आपको दिखाई देता है। इकोनॉमिक्स अब ज़्यादा क्वेश्चन, पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे, अब आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री से 15 से 18 क्वेश्चन, पहले पूरी बात ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी की बात करो, आपके 18 से 20 क्वेश्चन अब आते हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स डायरेक्ट की बात करो तो अराउंड 10 पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मतलब पूरी साइंस मिला के आपके लगभग 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है? लगभग 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन आपके 8 से 10 आराम से हो जाते हैं, ठीक है? ये पूरा आपका ब्रेकअप है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ें, इतना ज़्यादा ह्यूज सिलेबस है। तो चलो मैं आपको है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, अभी देखना इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगी। ये है आपकी स्टैटिक टॉपिक्स, नोट चाहे करना हो तो कर लेना, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपके स्टैटिक टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, पक्का आएंगे यार, लिख के ले लो, है ना?
पक्का लिख के ले लो। स्टैटिक टॉपिक्स में आपका क्या क्या आने वाला है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पक्का आएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह, इसका क्वेश्चन फॉर श्योर आने ही वाला है। आपको पता है कि पॉलिटी के शेड्यूल से भी क्वेश्चन एक तो पक्का आता है, फंडामेंटल राइट से आ जाएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, सारे एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो आपके इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह हो जाए, कैग हो जाए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रिब्यूटरी किसकी कौन कहाँ जाती है, और खासकर बात करूँ ना, अब ज्योग्राफी के लिए मैप के बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। अब इतने ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कि जितना टाइम आप मैप के साथ बिताओगे उतने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, और ऐसा कोई भी बुक से क्वेश्चन नहीं आता, प्योर ऑब्जर्वेशन और पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ही आता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई देंगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, कौन कांस्टेंट होता है कौन नहीं होता, आपके ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आता है, ओम्स लॉ, खासकर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन तो पक्का डेफिशिएंसी से आता है, या तो विटामिन की डेफिशिएंसी पूछ लेंगे, प्रोटीन की पूछ लेंगे, मिनरल की पूछ लेंगे, डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आएगा। हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री के लिए खासकर आप 9th-10th की साइंस की किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी की, वो पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसिड बेस सॉल्ट की बात कर लो, वो कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, बट ये अच्छी बात है कि आपको केमिस्ट्री 9th-10th वाला आराम से आ जाएगा, और फिर सेल्स वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया स्टैटिक जीके वाली बात। करंट अफेयर से आपके डिफेंस से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, फेमस पर्सनालिटी की अगर डेथ हो गई हो तो वो क्वेश्चन आपका एक आता है, एक इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, कोई आइलैंड या वॉल्केनो अगर न्यूज़ में होता है तो वो पूछ लिया जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, और कोई कंट्री या स्टेट अगर डिसीज़ फ्री होता है, अगर WHO उसको डिसीज़ फ्री, मलेरिया फ्री या ऐसा कुछ कर देता है, तो पता नहीं CDS को बहुत चुल मचती है, तुरंत से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको मिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वन लाइनर्स भी और स्टेटमेंट फॉर्मेट भी। और मिसाइल्स के पीछे तो ये इतना पागल है ना CDS कि फॉरेन की मिसाइल्स भी पूछ लेता है कि ईरान ने कौन सी लॉन्च करी, जिरकॉन मिसाइल कहाँ की है, ये रशिया की, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स भी ये पूछ लेता है। डिस्प्यूटेड रीजन्स पे आजकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूक्रेन में अगर कोई रीजन डिस्प्यूटेड बहुत न्यूज़ में होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, इजराइल में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछ लिया। फिर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इंडिया का रैंक क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, फर्स्ट कौन आया, लास्ट कौन आया, क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है, ये क्वेश्चंस आपके पक्का आने वाले हैं। लेकिन अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है, वेट फॉर द डेली टारगेट्स अगेन। देखो, मेरी अगर माई पर्सनल स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने 3 हिस्सों में चीज़ों को बांट दिया था। 3 हिस्सों में चीज़ों को बांट दिया था, मतलब एक कैटेगरी थी कि ये सब्जेक्ट मुझे 100% पढ़ना है। 100% का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें से पॉलिटी में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट मुझसे 18 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए, राइट। 18 क्वेश्चन तो मुझसे किसी भी हाल में सॉल्व हो जाने चाहिए। फिजिक्स से अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8-9 क्वेश्चन मुझसे हो ही जाने वाले हैं। मतलब ये सब्जेक्ट को मुझे 100% डेडिकेशन के साथ पूरे सिलेबस खत्म करने के साथ पढ़ने हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है कि 70% पढ़ना है। 70% मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में इसमें नहीं भी पढ़ूंगी, बट हाँ 70% इसको पढ़ना पड़ेगा। पूरा इंडियन ज्योग्राफी मुझे अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, पूरा इंडियन ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही गो थ्रू करूंगी तो चलेगा, राइट। वैसे मैंने बेसलाइन उसका पढ़ा होगा, बट फिर भी अगर अटेंशन अगर मैं बोलूँ तो 70% ही जाएगा। सेम गोज टू केमिस्ट्री ऑल्सो। बहुत हाई लेवल की केमिस्ट्री भी नहीं देखनी और नॉर्मल लेवल की केमिस्ट्री देखेंगे। सेम गोज टू करंट अफेयर्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना करंट अफेयर्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो रोज़ रोज़ होती जाती हैं। तो बस सिलेक्टेड जो मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स लिखे हैं उन्हीं को सिलेक्टेड पढ़ेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। एंड थर्ड कैटेगरी जो
ओनली इंपॉर्टेंट की है। ओनली इंपॉर्टेंट मतलब पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री और मिसलेनियस वाले टॉपिक्स, जैसे डिफेंस वाले हो गए, हेडक्वार्टर वाले हो गए, ओलंपिक्स की नेक्स्ट सीरीज कहाँ पे हो गई, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो मिसलेनियस ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो इसमें भी पता है क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि सीडीएस अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। तो अब हमारा प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अगर प्रॉपर प्लान अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, हमें एक बार पूरा बेसलाइन पढ़ना पड़ेगा, इन सारे सब्जेक्ट्स का बेसलाइन, हमें फेयर आइडिया होना चाहिए ये सब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, और फिर इस स्ट्रैटेजी को शुरू कर दो। आप चाहो तो अपने टॉपिक्स इधर उधर कर सकते हो, बट ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा टॉपिक सीडीएस का फेवरेट है, कौन सा टॉपिक सीडीएस प्रायोरिटी दे रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस हिसाब से आप 170 एंड ओनली इंपॉर्टेंट में कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके मन के हिसाब से मत करो, जो सीडीएस की प्रायोरिटी है और सीडीएस की एक्चुअल प्रायोरिटी यही है। ठीक है, इससे करोगे, देखो इससे क्या होता है, आराम से देख लो, 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन आप फिजिक्स के मान लो, 10 क्वेश्चन आप बायो के मान लो, कितने हो गए 40 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हो जा रहे हैं। और 40 में से अगर मैं 30 भी अटेम्प्ट कर पा रही हूँ बहुत अच्छी बात है। और फिर जहाँ पे 70% मैंने अटेंशन दिया है वहाँ पे भी ज्योग्राफी में चलो 15 मान लो, केमिस्ट्री के 10 मान लो और करंट अफेयर्स के 10 मान लो, इसमें से अगर मैं 50% भी सॉल्व कर पा रही हूँ, कितने हुए 20, 35, अगर 50% भी इसका किया, चलो 15 क्वेश्चन भी मान लो, कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए 45, और इसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने किए हैं, है ना, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस, मान लो टोटल 20, 35। चलो इसमें से मैंने 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी आई एम अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस। मैंने कितने सारे छोड़ दिए, यहाँ पे ये देखो कितने सारे छोड़ दिए, फिर भी आई एम अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस। तो 40 प्लस आपके मार्क्स यहाँ पे हो जा रहे हैं, 40 प्लस आराम से हो जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से, तो मैं ना आपको एक पहले बुक लिस्ट दे देती हूँ जो फॉर्मल बुक लिस्ट है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको टोटल सारी चीज़ें सामने रख देना, सिलेक्ट आप करोगे। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक आयरनी बताऊं, जब मैं तैयारी कर रही थी आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस लक्ष्मीकांत बुक। मैंने सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था एंड ट्रस्ट मी दिस वाज मोर डिफिकल्ट दैन लक्ष्मीकांत। ठीक है, बट इसीलिए पॉलिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसका पढ़ रखा है, और जब मुझे आपको पढ़ाना था तब जाके मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। ड्यूरिंग माई सीडीएस एग्जाम आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, बट येस पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ पढ़ी जा सकती है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बुक फॉर साइंस के लिए। येस एनसीईआरटी इज एनफ, इज सफिशिएंट, आप इसको कह सकते हो एनसीईआरटी, या आप पाथफाइंडर और लूसेंट पे भी रिलाई कर सकते हो साइंस पे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योग्राफी के लिए आई वुड से एनसीईआरटी इज नॉट एनफ, उसके लिए जीसी लियोंग भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और एनसीईआरटी इज वेरी वेरी सिंपल बुक, अब वो बस आपकी कंसेप्ट क्लैरिफाई कर सकती है, बट आगे आपको हाँ उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्ट भी होते हैं। सेम गोज टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, 11-12 की एनसीईआरटी रेकमेंड की जाती है, और हिस्ट्री तो भाई बहुत सारी किताबें, एनसीईआरटी पढ़ लो, विपिन चंद्र पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, भाई देयर इज हेल लॉट ऑफ बुक्स फॉर दिस। ठीक है, होल्ड ऑन करते हैं, आगे देखते हैं। अब मैं अपना सरप्राइज रिवील कर रही हूँ कि आपका पूरा दिन किस तरीके से दिखना चाहिए। आपका पूरा दिन इस तरीके से दिखना चाहिए कि सुबह 8 बजे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, पता है कि थ्रू आउट डे आप सिर्फ 3 चीज़ करोगे ना तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। क्या? नंबर 1 जोश रन। जोश रन से मतलब क्या है? सुबह सुबह पसीना निकाल दो बस। दूसरी चीज़ क्या करना है? म्यूज़िक थेरेपी और फालतू सोशल मीडिया पे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे वीडियो देख लूँ वो देख लूँ, नो, सिर्फ एक म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करो। एक पर्टिकुलर सॉन्ग, चाहे जैसा भी सॉन्ग हो, मोटिवेशनल हो, फन हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉप हो,
जैसा भी हो अपबीट सॉन्ग होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना, उससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा मोटिवेटेड जा सकता है। और नंबर 3, टेक ब्रेक्स वेरी सीरियसली, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ठीक है, ये जोश रन का पार्ट है। सुबह सुबह 8 बजे में जब मैं आपको टारगेट के लिए अलार्म दूंगी, अलार्म कहाँ देने वाली हूँ, आई विल बी गिविंग अलार्म इन द टेलीग्राम सेक्शन, I will be giving in the Telegram section and Instagram section कि आज का टारगेट क्या है भाई, आज का टारगेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि 1 to 30 डेज आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो, ठीक है। तो आप पूरे दिन उसको पढ़ोगे, पूरे दिन उसको पढ़ने के बाद 8 बजे जो हमारी क्लास होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्वेश्चंस की वो हमें गो थ्रू करने हैं। देख लेते हैं टॉपिक्स। जैसे डे 1 में पूरे करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करेंगे कि जितना भी पेंडिंग करंट अफेयर्स है पहले उसको हम खत्म करेंगे। डे 2 में देखो, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, एक साइंस टॉपिक लेके चलना, एक नॉन साइंस टॉपिक लेके चलना। ऐसा क्यों? साइंस टॉपिक एंड नॉन साइंस टॉपिक क्यों? क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते रहोगे, सबसे पहले आप बोर हो जाओगे, नंबर 2 डीमोटिवेट हो जाओगे कि सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से बचने के लिए आपको एक साइंस टॉपिक, एक नॉन साइंस टॉपिक, क्योंकि साइंस को आप छोड़ नहीं सकते हो, 30 क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ साइंस आप पढ़ नहीं सकते हो, सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, बोर भी हो जाओगे। तो एक नॉन साइंस टॉपिक। तो हमने क्या किया है, फिजिक्स की जोड़ी बनाई है हमने पॉलिटी के साथ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको रोज पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगी 1 to 30 डेज के लिए, और रोज रोज रिमाइंडर भी 8 बजे आपको जाएगा कि ठीक है चलो करने लग जाओ। ये डे 2 डे 3 ऐसे करके देखो, जैसे हमारा फिजिक्स और पॉलिटी साथ साथ में चल रहा है, फिजिक्स और पॉलिटी साथ साथ में चलते हुए फिर हमारा करंट अफेयर्स बीच बीच में आएगा, फिर हमारा ज्योग्राफी के साथ बायो चल रहा है, ज्योग्राफी के साथ बायो। ये मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं। हम क्या करेंगे, 8 बजे आपको मैं रिमाइंडर दे दूंगी कि भाई साहब उठो, आज डे 11 है, आज सेल और सेल साइकिल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है। आप पूरे दिन इस चीज़ को पढ़ोगे और 8 बजे हमारी क्लास होगी कंटिन्यूस 30 डेज तक, यही टॉपिक्स पे जो यहाँ पे मेंशन्ड है उस पर हमारी क्लास होगी और आप उसको अटेंड करके देखो। उससे क्या होगा, अगर आपका सिर्फ रिवीजन पेंडिंग है तो रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपने कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इतनी सारी बुक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, तो ये आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, और आपको संतुष्टि भी रहेगी कि हाश समवन इज विद मी, अब मेरा सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। These are your पूरे 30 डेज का प्लान टॉपिक वाइज मैंने आपको बना के दिया। इसका या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख ली जाए कि ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस 30 डे नहीं आएंगे, बीच बीच में ब्रेक भी होगा ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और सॉर्ट ऑफ ब्रेक भी बन जाए। आपको थक नहीं जाना है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल थक नहीं जाना है। सैक्रिफाइस आपका फन, आपकी नींद, आपका खाना नहीं करने वाला है, क्योंकि यू नो ना, ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इज मी, योर माइंड एंड योर बॉडी। इन 3 चीज़ों को खुश रखना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप सुबह उठ के मुझसे टारगेट ले लोगे और उस पर सब्जेक्ट वाइज काम करने लगोगे, और 8 बजे हमारी CDS 1 2023 तक हमारी कंटिन्यूस क्लास होने वाली है। ये जो 30 डेज के डे वाइज प्लान है उसके हिसाब से। बट आई एम जस्ट वरिड कि आप क्या इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इज इट पॉसिबल कि ये पूरी बुक पढ़ पाओ, क्योंकि ये पूरी बुक पढ़ ली और क्वेश्चंस हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट कि इतने छोटे, नेक्स्ट एग्जाम अगर टारगेट कर सकते हो तो डेफिनेटली इन बुक से पढ़ लो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर जैसे ये बुक आपने उठाई, पूरी बुक एक बार पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वापस PYQ देखोगे, फिर आपको लगेगा हाँ हल्का हल्का मैंने पढ़ा है, फिर आप सेकेंड रीडिंग लगाओगे इसमें, तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। और जितना याद रहा नहीं रहा, आई थिंक ये इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो नहीं सकता। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो पक्का हो जाएगा। बट आपके अगर नोट्स या कुछ भी नहीं बना तो मेरे नोट्स ले लो। मैंने बहुत महीने लगाए हैं इन नोट्स को पढ़ते हुए। मैंने NCERT पढ़ी,
हर सब्जेक्ट की एडवांस लेवल की बुक्स भी पढ़िए, तब जाके मैंने ये नोट्स फॉर्म किए हैं, ठीक है। एक बार आप ये सारे नोट्स देखोगे ना, आप पागल हो जाओगे। सी द लेवल ऑफ माई नोट्स हियर, जो डायग्राम्स, जो इमेजेस, जो एनिमेशंस वगैरह मैंने यूज किए हैं, इट इज कवरिंग ऑल द रिसोर्सेज। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई कर लोगे। जिन लोगों ने नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जिन्होंने नहीं किया है, ये सीडीएस लेवल की बात कर रही हूँ, सीडीएस लेवल का नहीं किया है, तो भाई मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, आप इसको कर सकते हो। चलो, नोट्स तो बना लिए हैं, वो आप ले भी लोगे, बट व्हाट इफ इन नोट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाए। जैसे डे 2 में आपको फिजिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो यहाँ जाके पढ़ लो, जो भी टॉपिक लिखा है। पॉलिटी का जो भी टॉपिक बोला है, वो यहाँ जाके लिख लो, है ना। फिर 8 PM को हमारी यूट्यूब पे जो क्लास होगी, उसको जाके अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा, 8 AM to 8 PM में ये नहीं होना चाहिए कि आपका खुद ही टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। खुद सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने खुद पढ़ के एग्जाम क्लियर किया होगा ना, तो आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस होगा और आप अलग ही चमकोगे। जब आपका PDF में नाम आएगा और आप जब एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे, आप में एक अलग ही रुतबा आ जाएगा कि भाई मैंने मेहनत करके किया है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि वो नोट्स, पूरी की पूरी रिवीजन की जो नोटबुक वगैरह है, उसको आप वीडियो के साथ कंपाइल करके देखो, पूरे टॉपिक की कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लो, और 8 बजे वापस मेरे साथ वो यूट्यूब पे वो रिवीजन हो जाएगा। आप डिफेंस मीडिया 2.0 ऐप देख सकते हो, आपको सबसे पहले ही ये कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा, स्पेशली फॉर योर, ये रिवीजन कैंप के नाम से ही है, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन कैंप के लिए ही स्पेशली ये बनाया गया है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं, बट more and more mock test is coming here also। चलो ठीक है, तो अब एक बोनस टिप अगर मैं आपको दे दूं, डूज एंड डोंट से रिलेटेड बोनस टिप है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड योर एटीट्यूड। यहाँ पे हम एक बहुत सुंदर सफर में साथ निकलने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको एक्सट्रीम हार्डवर्क करना पड़ेगा। और एक सच बात बताऊं, आपसे ज़्यादा हार्डवर्क मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सब तो नॉर्मली पढ़ना है, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करना है उन चीज़ों को ले, ठीक है। तो अगर आप 24 घंटे में 10 घंटे मेहनत कर रहे हो ना, मुझे 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं है, फिर भी 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो थिंक द लेवल ऑफ एफर्ट। तो आई नीड यू, रियली आई नीड यू गाइज, आई नीड योर हेल्प दिस टाइम। मैं आपको जिस तरीके से मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ये एक्सट्रीम हार्डवर्क के लिए मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स के टिप्स दे दूँ ना। सबसे पहले तो ये बुक, जब मैं प्रेपरेशन स्टार्ट कर रही थी ना, आप स्लाइड नंबर 1 याद करो, स्लाइड नंबर 1 याद करो। जब आप बहुत महीने, 6 से 8 महीने वेस्ट कर चुके थे, 6 से 8 महीने वेस्ट कर चुके थे, बहुत सारी बुक्स को खरीद के छोड़ चुके थे, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और उसको छोड़ भी चुके थे। उसके बाद जो एक डीमोटिवेशन के 2 महीने 3 महीने जाते हैं ना, कि एम आई राइट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एम आई राइट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड और नॉट, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, ये जो सेल्फ डाउट के, डिप्रेशन के, डिस्ट्रैक्शन के 2-3 महीने जाते हैं ना, उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी थी और मुझे में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया था। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करूँ, आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग स्टैमिना इंप्रूव करने में तो काम आएगी ही आएगी, मतलब जो आपकी रीडिंग स्टैमिना है आप इससे भी इंप्रूव कर सकते हो। बट दिस बुक हैज़ एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, एक बिलीफ बिल्टअप करने में, एक राइट सेट ऑफ फेथ बिलीव करने में। उसके बाद जब मैंने एकेडमिक्स वगैरह स्टार्ट करी, तो एक अच्छा पुश मिला, एक बहुत अच्छा पुश मिला था बुक को। और डूज एंड डोंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह में प्लीज़ पसीना बहा लो एक बार, इसके अलावा कोई मोटिवेशन इतना काम नहीं करेगा। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बोला, म्यूज़िक, कोई भी एक सॉन्ग पकड़ो और उसको आप उस पूरे दिन जब भी ब्रेक मिल रहा है तब सुन लो। 3rd चीज़ है, ब्रेक बहुत अच्छे से लो। नॉर्मली क्या होता है, 10 से
12 तक हमारा पढ़ने का प्लान होता है, लेकिन 10-15, 10-20 तक तो हम पढ़ने ही नहीं बैठते, और जब फिर पढ़ाई में बैठते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से गो थ्रू करते हैं। अरे वो भी करना था, रिप्लाई करना था, वो कर देता हूँ, एक ही तो मिनट लगेगा भाई, 12 बज जाते हैं। फिर आपको बहुत तब तक गिल्टी लगता है कि नहीं यार 2 घंटे में से हमने 1 घंटे तो पढ़ा ही नहीं है, अगर ऐसे ग्रॉस निकाल ले तो। फिर आप 12 बजे अच्छे से ब्रेक नहीं लेते हो, फिर आप वही ब्रेक के टाइम पे पढ़ाई के बारे में सोचते हो, और पढ़ाई के टाइम पे आप ब्रेक वाली चीज़ें सोचते हो। तो दिस शुड नॉट हैपन। आपको एक स्लॉट डिसाइड करना है, ठीक है, एक स्लॉट डिसाइड करना है कि यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है, तभी काम चलेगा। अपने आप ब्रेक टाइम वेस्ट मत करो। और डोंट्स की अगर मैं बात करूँ, क्या नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया ऐसे बंद ही कर दो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो। आर्ग्यूमेंट्स कोई भी फालतू में मत पढ़ो, ठीक है। जब तक आप इतना सेल्फिश प्लीज आप बन जाओ, कोई फालतू आर्ग्यूमेंट्स में मत पढ़ो कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया। विद योर फैमिली, विद योर रिलेशनशिप, विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट आर्ग्यू टिल दिस टाइम। वो लोग सेल्फिश बुला सकते हैं, इसलिए उनको मत बताना कि मैं अपने एग्जाम तक आपके लिए आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। लेट देम विन। आप बाद में दिखा देना कि आप क्या हो, आप में कितना लॉजिक है, आप में कितना कैलिबर है, वगैरह वगैरह। अभी उनको जीत जाने दो, हर एक आर्ग्यूमेंट में सब कुछ कर लेने दो, ठीक है। बहुत हेल्प करती है ये सारी चीज़ें। बाकी इट इज़ टाइम कि आपका पूरा दिन कैसे दिखेगा। आपको 8 बजे जो टारगेट अलार्म मिलेगा तब तक आप जोश रन या पसीना वसीना बहा चुके होंगे। आपको दिस इज़ मी, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम, यहाँ पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको टारगेट अलार्म मिल जाएगा रोज़ कि चलो आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है। फिर आप पूरे दिन बैठ के उसको पढ़ोगे आराम से। अब मैंने आपको बेस्ट सोर्स भी बता दिया है कि आप रैपिड रिविजन कहाँ से करोगे, विथ प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। दीज आर जूम रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डिंग्स है, जूम रिकॉर्डिंग्स है, ताकि आपको बच्चों के डाउट्स भी पता चले कि यार क्या डाउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं तब हमें डाउट नहीं आता, हमें बाद में डाउट आता है, लेकिन बाद का तो टाइम है ही नहीं अभी। दैट्स वाई आई हैव पुट द जूम रिकॉर्डिंग्स ओनली। तो जो बच्चों के डाउट्स हैं वो आपको पहले ही माइंड में आ जाए कि हाँ चलो ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा, सप्लीमेंट्री डोजेस की तरह। अभी आपको बैलेंस डाइट लेने का टाइम नहीं है, ये इंजेक्शन की तरह और मल्टीविटामिन टैबलेट्स की तरह काम करेगा। एंड देन हमारी यूट्यूब वीडियो आएगी 8 PM पे, ताकि आप उसका अच्छे से रिविजन कर लो। नाउ इट्स टाइम फॉर द ओथ ब्रो। चलो शुरू हो जाओ, खड़े हो जाओ और पहले ओथ लो। क्या है ये ओथ? शपथ ग्रहण चल रही है अभी से हमारी। आई टेक दिस ओथ विद द गोल ऑफ बिकमिंग द फौजी कैंडिडेट आई कैन बी, राइट। फौजी कैंडिडेट बनने की बात हो रही है। एंड सबसे बड़ा याद रखना, डिफेंस में D फॉर क्या होता है, डिसिप्लिन एंड नॉट ड्रामा, ठीक है। ओके, आई प्लेज टू रिमेन कंसिस्टेंट, यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ये भी एक ग्रामर रूल हो जाएगा। I will be open-minded and I will follow the daily plan provided by Shivani ma'am, right? आपको ये ओथ चिपका के रखनी है अपने सामने। Okay. I recognize my duty to do extreme hard work. आप hard work करोगे। I pledge to keep going on irrespective of what may come to distract me. अब देखो ये है ना, ये हैशटैग चैलेंज हमने शुरू किया था ना, कि चलो चैलेंज की तरह ही इसे देख लेते हैं कि ऑफिसर क्या क्या कर सकता है। बस ये सोच लो कि ये जो 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन बचे हैं ना एग्जाम के लिए, इसमें रामायण अगर आपने पढ़ी होगी कि हवन चल रहा होता है और राक्षस आके बाधा डालते हैं, वो हद मेहनत कर लेते हैं, हद कोशिश करते हैं कि आपका हवन भंग हो जाए। लेकिन जो राम थे, जो और भी सेंट्स वगैरह थे, वो अपना बेस्ट देते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो राक्षस की हरकतों से। तो बस यही है, आप हवन कर रहे हो और आप हवन कर रहे हो और क्या बोलते हैं, बाधा आएंगी, बहुत सारी आएंगी, बट यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। आपका घुटना छिल जाए, आप पे कोई चिल्ला दे, कोई रिप्लाई ना करे, कोई आपको ब्लॉक कर दे, व्हाट मे कम, यू विल जस्ट कीप गोइंग ऑन, ठीक है। I will not only pass the cutoff but also excel in the top list of the merit,
ठीक है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, क्योंकि अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया तो वापस से सांप सीढ़ी की तरह 99 पे पहुंच के वहाँ पे सांप काट लेगा और फिर नीचे आओगे, 0 से वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है, मेरिट की तैयारी करनी है यार। और ट्रस्ट मी, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है किस तरीके से हो सकता है। आराम से आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो, और इतना ज़्यादा काट काट के मैंने आपको दिखाया है। हम 30 डेज साथ में प्रिपेयर करेंगे। आई नीड यू गाइड्स, ठीक है। और रही बात आपके फाइनल क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है बट पेरेंट्स से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर हुम आई लव दी मोस्ट, और उनके पेरेंट्स के साथ दिक्कत है, तो भाई मुझे उनके पेरेंट्स से भी मिलजुल के रहना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको मैं खुश कर रही हूँ तो इनडायरेक्टली माई पार्टनर हुम आई लव द मोस्ट विल ऑल्सो बी हैप्पी, और इसके हैप्पी रहने से ऑटोमेटिकली मुझे भी खुशी होगी। अब यहाँ पे ये सारे रिलेशंस को रिप्लेस करके यहाँ तो मैं हुई, यहाँ पे भाई फौज है, और ये जो पेरेंट्स है ना, ये एक्चुअली सब्जेक्ट्स है, आपका करंट अफेयर्स, आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो यही रास्ता है, देखो इसको एस्केप, अगर आप हर बार सपने देखते हो कि इसको एस्केप कर लूँ और इसी को आप पाने की कोशिश करते हो ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल यार। यही रास्ता है, सब्जेक्ट से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट दिस वे।